एवरीवन, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सीएपीएफ एसी का पीवाईक्यू को, जो कि आज रहने वाला है 2024 पीवाईक्यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 25 का पीवाईक्यू को कंप्लीट किए, तो आज बारी है अब 2024 में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड उसे हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। इस जो सीरीज़ चलने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज़ का, उसमें से हम लोग 2010 से 2025 तक जितना भी पॉलिटी में पीवाईक्यू आया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, ऑप्शन का भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर कोई भी ऑप्शन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, क्यों सही हुआ है, ये हर चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा PDF अपलोड हो जाएगा। पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार ज्वाइन कर लो। हर चीज़ जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उसको एक बार चेकआउट करना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं 2024 के पॉलिटी पीवाईक्यू को, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंड बैक टू पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 फॉर द रिकंसिडरेशन फॉर ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में भी ट्राई कर सकते हो, बाकी हमें तो इसको सॉल्व करना ही करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन को यूपीएससी ने ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को ड्रॉप किए हैं तो इसको याद रखना। लेकिन इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी आंसर आ जाएगा, जो है जेनी जेल सिंह। अब ये बताओ इस क्वेश्चन को पूछे क्यों गए हैं। एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, बिल कब का हुआ है 1986, तो कुछ तो यहाँ पे फीचर्स रहे होंगे। तो फीचर्स ये रहे कि जब जेनी जेल सिंह जो प्रेसिडेंट बने है ना, प्रेसिडेंट बने, तो ये फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने पॉकेट वेटो का यूज़ किया है। अभी तक ऐसा किसी भी प्रेसिडेंट ने यूज़ नहीं किया है अपने पॉकेट वेटो का। पॉकेट वेटो का मतलब होता है कि कोई भी बिल जो है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर करने के लिए आ रहा है तो उसको अपने पास रख दे रहे हैं, है ना, विदाउट एनी रीज़न कि क्यों रखे हैं, ये सब चीज़ नहीं बताते। तो पॉकेट वेटो का मतलब ही यही होता है, या तो ना तो रिकन्सिडर के लिए भेज रहे हैं, ना ही रिटर्न कर रहे हैं, जस्ट अपने लिए वो क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं, उसमें कोई भी डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। तो ये पहला प्रेसिडेंट बने हैं, है ना, जेनी जेल सिंह ने, तो इसलिए ये क्वेश्चन को पूछे हैं। ठीक है, चलो एक बार क्या करते हैं, ऑप्शन पता चल गया, एक बार डिटेल में हम लोग कवर कर लेते हैं पूरा पर्सनालिटी ये एक्ट क्या है, अगर इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन इससे आता है तो हैंडल कर पाओ। तो इंडियन पोस्ट एक्ट 1890 एक्ट हैं, यहाँ पे 1986 वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इंडियन पोस्ट एक्ट है 1898, इसको अमेंड किए गए हैं 1986 में। ठीक है, तो देखो पहले ये समझ लो कि ये जो 1898 प्रोविज़न है इसमें क्या बोले गए हैं। द ओरिजिनल ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ पोस्टल सर्विस इन इंडिया, जिसमें से मोनोपॉली रखते थे, प्लस प्रोटेक्शन ऑफ मेल प्राइवेसी करते थे, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज रिलेटेड टू पोस्टल सर्विस। जो भी पोस्टल सर्विस से रिलेटेड जितना भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ये किसके अंदर में बनते थे, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के रेस्पेक्ट में बनते थे। लेकिन जैसे टाइम आगे बीतते चले गए, क्या है, यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, मोनोपॉली। तो कोई भी चीज़ का मोनोपॉली होना ये क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी को 1986 में अमेंड किए गए। क्या लिए गए इसमें, द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 वॉज इंट्रोड्यूस बाई इंडियन गवर्नमेंट टू अमेंड सेक्शन 26 ऑफ 1896 विच डील विथ पावर ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, एक्सपांड द गवर्नमेंट पावर। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए गए, जो 1986 है यहाँ पे अमेंडमेंट करके कुछ गवर्नमेंट का जो पावर है उसको अमेंड किए गए, क्या चेंजेस किए गए, उसको एक्सटेंड किए गए। और कुछ की प्रोविज़न जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, इमरजेंसी से हो गया रिलेटेड, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, तो इस रेस्पेक्ट से क्या किए गए हैं, इसको अमेंडमेंट किए गए हैं। तो जस्ट अमेंडमेंट बस को याद रखना। फिर यहाँ पे जो है कुछ पर्सनालिटी यहाँ पे आए गए हैं जो ऑप्शन में दिए गए, उसमें से है वेंकटकमन। तो ये कौन है, इसका बॉर्न और डेथ को अगर एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। आई होप, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि बॉर्न कब हुआ है, लेकिन जस्ट उसका जो स्टेट है ना, स्टेट को बस याद रखना। जैसे कि तमिलनाडु में बॉर्न हुए हैं, डेथ इसका न्यू दिल्ली में हुए हैं, प्रोफेशन से लॉयर हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेट करते हैं। ये कौन कौन से पोस्ट है ना होल्ड कर चुके हैं, ये बस थोड़ा कंसीडर करना। जो कि 8 प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट 1984 टू 1987, प्लस फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। क्लियर है। फिर सेकंड जो है शंकर दयाल शर्मा,
इसका बॉर्न जो कि भोपाल हुआ है, डेथ यहाँ पे न्यू दिल्ली में हुए। प्रोफेशंस ये लॉयर हैं, है ना, पॉलिटिशियन है, स्कॉलर है ना, शंकर दयाल शर्मा। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या है, पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। और ये 9th प्रेसिडेंट बने हैं, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में शंकर दयाल शर्मा 9th प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्लस ये आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पूरा डिटेल में ही बता दूँ। जब पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो एक ही बार तो कवर करोगे, बार बार तो नहीं इसका लेक्चर देखोगे, क्योंकि स्लाइड जो है अपलोड हो जाएगा। अब स्लाइड से बस रिवाइज बस करना पड़ेगा। तो बाकी ऑप्शन क्यों गलत है तो क्यों गलत है ये भी पढ़ना है, ठीक है, वहाँ से कवर हो जाएंगे। ये तो जस्ट फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्या पता कभी प्रेसिडेंट के बारे में पूछ दे, कभी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ दे, तो आगे के लिए प्रिपेयर होना है ना। PYQ करना जस्ट ये नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आया है उसको टिक कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। उसको समझना पड़ता है किस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये समझ के आगे बढ़ना है। जस्ट टिक लगा रहे हो आगे बढ़ते रहो, ऐसा नहीं होता। और जस्ट जो सही ऑप्शन है उसी को पढ़ रहे हो, गलत ऑप्शन है उसको कवर ही नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, फिर आगे अगर वही जो गलत ऑप्शन है उसी को सही ऑप्शन बना के पूछ देंगे तो, है ना, तो कवर कर रहे हो तो हॉलिस्टिकली अप्रोच लेके कवर करो, जिससे एक ही बार में एग्जाम क्लियर हो जाए। बार बार ये, है ना, फिर प्रिपेयर कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, ऐसा मत होना पड़े, ये मेरा टारगेट है। फिर जो जियानी जेल सिंह है उसका बॉर्न है जैसे कि पंजाब, और जो है कार एक्सीडेंट से डेथ हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेट करते हैं, और ये प्रेसिडेंट के पोस्ट में भी रह चुके हैं, जो कि 7th प्रेसिडेंट बने हैं 1982 टू 1987 तक। प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है, राजीव गांधी गवर्नमेंट जिस समय इमरजेंसी लगाए गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फिर अदर रोल जैसे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, यूनियन होम मिनिस्टर, ये भी रह चुके हैं। तो पर्सनालिटी है, एक बार थोड़ा गो थ्रू करना है इससे। प्लस जो सेकेंड है रमन नारायण, ये जिसका बॉर्न हुआ है केरला में, न्यू दिल्ली में डेथ हुए हैं। प्लस ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं 10th प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। पॉलिटिकल अफिलिएशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, है ना। प्रोफेशंस ये डिप्लोमेट हैं, पॉलिटिशियन है और एकेडमिक है। क्लियर, तो इस तरीके से इसको एक बार और रिवाइज करोगे तो क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे पूरा क्वेश्चन को अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस whether of the union or of state seeks protection from unlawful dismissal from service। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि सिविल सर्विस को अगर अनलॉफुली बिना मतलब के क्या है उसको डिसमिस कर रहे हो, तो कौन से आर्टिकल में उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, कौन से आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। क्लियर, एक बार अपने लेवल में भी ट्राई कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो आर्टिकल 311 है, इसमें क्लियरली इसको बोले गए हैं कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट है उसको पोस्ट से अनलॉफुली, याद रखना अनलॉफुली वर्ड जुड़ा हुआ है, अनलॉफुली अगर उसको डिसमिस करते हैं तो ये प्रोविज़न है। फिर अगला आर्टिकल जैसे कि 309 हो गया, ये किसके बारे में बात करते हैं, तो जो आर्टिकल 309 है ये बताते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट जो है सिविल सर्विस को फॉर्म करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल 309 क्या बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये आर्टिकल 309 बात करते हैं। फिर आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि रिमूवल कैसे होगा, डिसमिसल कैसे होगा सिविल सर्वेंट का, प्लस उसका फेयर इंक्वायरी कैसे होंगे, ये हर चीज़ के बारे में जो है डिटेल बताते हैं, वो है आर्टिकल 311, ठीक है। प्लस आर्टिकल जो 315 है ये बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड ईच स्टेट। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 315 बोलते हैं कि कैसे यूनियन और स्टेट में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टाब्लिश होना चाहिए। और है भी, जैसे कि सेंट्रल में UPSC है, हर स्टेट का अपना एक सिविल सर्विस है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन है हर स्टेट के पास, तो आर्टिकल 315 के थ्रू है। प्लस आर्टिकल जो 320 है ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करोगे, अपॉइंटमेंट करोगे पब्लिक सर्विस को यूनियन में, स्टेट में, प्लस उसके साथ उसका फंक्शन जो है ये डिफाइन करोगे। यहाँ पे जो आर्टिकल 315 है यहाँ पे तो बस इस्टाब्लिशमेंट करने को बोले गए हैं, लेकिन जो आर्टिकल 20 है इसको एक्सपांड किए हैं और यहाँ पे बोला है कि डिफाइन करोगे पूरे फंक्शन को, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
पहला है द मुद्दिमान कमिटी रिकमेंडेड फॉर दिस सेपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम ऑडिट एज अ नेसेसरी फाइनेंशियल रिफॉर्म। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेट अप ऑन द लाई रिकमेंडेड बाई डॉक्टर पॉल के अपलेबी। बताओ कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1 2 या फिर दोनों सही हैं या फिर कोई सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा देखो तो इसमें। तो यहाँ पे जब कंसिडर करोगे, जैसे कि इस कमेटी का बात करोगे या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म का बात करोगे जो सेटअप किए गए हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। कैसे दोनों ऑप्शन सही हैं, एक बार इसका पूरा जो है सॉल्यूशन देखो, फिर ऑटोमेटिकली खुद बोलोगे कि ये ऑप्शन पूरा सही है। ठीक है, देखो जो मुद्दिमान कमेटी है इसे अपॉइंट किए गए हैं 1924 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एग्जामाइन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम है, क्योंकि 1927 में ब्रिटिश ही राज कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस सब चीज़ को जानने के लिए कमेटी इस्टेब्लिश किए गए थे। कौन किए गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट नहीं। जिसमें से इसका पर्पस जो है यही था कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन उसको एग्जामाइन करना है। रिकमेंडेशन भी दिए, तो एग्जामाइन करेंगे, अगर कोई वीक पॉइंट लगता है तो उसमें रिकमेंडेशन देते हैं। तो इसमें रिकमेंडेशन दिए कि द कमिटी सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट टू मेक पब्लिक सर्विस कमीशन मोर इफेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट। ये एक बोले गए हैं कि इसको इंडिपेंडेंट होना है, इफेक्टिवली होना है। इट एम्फेसाइज द नीड फॉर बेटर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर कमीशन, क्योंकि एग्ज़ाम हेल्ड कराना है, पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो अब एग्ज़ाम में जैसे कि प्रिंटिंग कराओगे पेपर को, तो बार बार थोड़ा गवर्नमेंट को पूछोगे कि हमें इस प्रिंटिंग कराना है तो हमें फंडिंग करो, हमें इतना टीचर हायर करना है तो उसके लिए फंडिंग करो, ये बार बार थोड़ा पूछोगे। तो इसके पास अगर खुद का ऑटोनॉमी है तो ये अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो ये बोलेगा यहाँ पे। थर्ड जो है द कमिटी रिकमेंडेस इन्फ्लुएंस द फ्रेमिंग ऑफ लेटर रूल्स रिगार्डिंग द पब्लिक सर्विस कमीशन इंक्लूडिंग देयर रोल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है पूरा लेटर जितना भी रूल्स बने उसको इन्फ्लुएंस करना, ये सब चीज़ बोले गए हैं। रिकमेंडेशन समझ आ गया क्या है। प्लस जो सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इज़ अ प्रीमियम नेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया डेडिकेटेड टू ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ये समझ आ गया। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये डेडिकेटेड क्या है, प्लेटफॉर्म है, डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ट्रेनिंग होता है, रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, मेजरली जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो इसका की पॉइंट अगर देखोगे तो इसे फाउंड किए हैं 1954। लोकेशन ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिविटी अगर देखोगे कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, सेमिनार हो गया, जिससे क्या है अवेयरनेस हो सके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना, उसके बारे में जान सके, इंडिया का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कैसे है इसके बारे में जान सके। रोल वही है कि इफिशिएंट डेवलप करना, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होना चाहिए इन इंडिया में। और इस कमिटी को इस एडमिनिस्ट्रेशन को जो है रिकमेंडेड किए गए थे वो पॉल एच हैं। तो इस हिसाब से अब क्लियर हुआ, समझ आ गया कि जो मुद्दिमान कमेटी है रिकमेंडेड किए गए थे अकाउंट फ्रॉम ऑडिट एज अ नेसेसरी फाइनेंशियल रिफॉर्म, प्लस इसको सेटअप इसी के कमेटी के थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू इसको सेटअप किए गए। समझ आया। चलो नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन ये रहा। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रिपोर्ट स्टेट दैट बजट इज अ सीन नॉट इज अ सिंपल बैलेंसिंग ऑफ टैक्स रिसिप्ट अगेंस्ट एक्सपेंडिचर but as a sophisticated process in which instrument of taxation and expenditure are used to influence the course of economy। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौन सा रिपोर्ट हो गया है ना, कौन सा कमेटी इस चीज़ को बोले गए हैं ये बताना है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने कितना खर्च किए हैं। अब ये अलग अलग तरीके से होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये इकोनॉमी में पढ़ेंगे। लेकिन एक्सपेंडिचर का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट ने चाहे कैपिटल में, रेवेन्यू में या फिर रिसिप्ट में कितना खर्च किए हैं। और रिसिप्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को कितना मनी मिला हुआ है, चाहे टैक्स के थ्रू हो सकते हैं, है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के, या फिर पर्सनल इनकम एक्सेट्रा, ये सब पढ़ेंगे। तो बेसिक यही समझना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जल्दी से कमेंट करो। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो है प्लॉदेन रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें इस चीज़ को डिस्कस किए हैं। चलो एक बार रिवाइज करो, एक बार पढ़ते हैं, फिर बाकी क्लियर
समझ आ जाएगा कि स्टेटमेंट बोला क्या है क्या। फिर जब दोबारा इसी स्टेटमेंट में इसी क्वेश्चन में आओगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखो पहले ये समझो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये है क्या, क्यों सेटअप किए गए हैं। तो इसका पर्पस वही है कि रिव्यू एंड सजेस्ट रिफॉर्म इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच हो, गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा हो, उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। तो ये सजेस्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को। जैसे कि फेमस कमीशन नोटेबल ARC आता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसे 1966 में कंसीडर किए गए थे, है ना। 1966 में इस्टेब्लिश किए गए हैं। कौन से गवर्नमेंट था, या फिर चेयरमैन यहाँ पे है मोरारजी देसाई के थ्रू, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सिंप्लीफाई करना गवर्नमेंट प्रोसीजर हो गया, इम्प्रूव पर्सनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, है ना, इन्हेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो रहा है एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अगला पढ़ो हुअर कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, हुअर कमीशन रिपोर्ट क्या है, इसका पर्पस था हुअर कमीशन रिपोर्ट का कि टू रीऑर्गेनाइज एंड इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ US फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर वर्ल्ड वार 2। क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड वार 2 चला है 1940 से 42, 1940, 42, इससे इस साइड हम लोग वर्ल्ड वार कंसिडर करते हैं। तो वर्ल्ड वार चला है, तो उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है या फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, उसका एफिशिएंसी को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, इस रेस्पेक्ट में इसको बनाया गया थे। इसका पर्पस यही था हुअर कमीशन रिपोर्ट का, जो कि फोकस था स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट एजेंसी, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है पूरा क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था ऐसे समझ लो, या फिर पूरा जो डिपार्टमेंट उसमें कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से नहीं बैठ रहे थे। तो उसको कैसे इफिशिएंसी करना है, गवर्नमेंट एजेंसीज को रिड्यूस करना डुप्लीकेशन को, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है वही चीज़, मेकिंग गवर्नेंस मोर इफिशिएंट एंड अकाउंटेबल। क्योंकि जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो उस समय जितना भी डिपार्टमेंट हो गया, एजेंसीज हो गया, सबका ध्यान कौन से साइड था, वर्ल्ड वार 2 के साइड था। और वर्ल्ड वार 2 के समय अगर देखोगे 1942 का टाइम, इस समय ब्रिटिश जो है इंडिया में ही रूल कर रहे थे। ठीक है, बल्कि वो उधर वर्ल्ड वार 2 में इंजेस थे लेकिन इंडिया में रूल कर रहे थे। तो पूरा जो है ब्रिटिश का ध्यान कौन से साइड था, वर्ल्ड वार 2 के साइड था। तो इसी को यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करने के लिए डिपार्टमेंट एजेंसीज को ये हुअर कमीशन रिपोर्ट पब्लिश किए गए थे, जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ, रिकमेंडेड एज अ कंसोलिडेशन ऑफ एजेंसी हो गया, है ना, फिर सजेस्ट क्लियर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट रिफॉर्म इन US पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस रेस्पेक्ट में जो है हुअर कमीशन रिपोर्ट यहाँ पे दिए गए हैं, पब्लिश किए गए थे। क्लियर। फिर अगला जो है हल्दाने कमीशन रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट ये क्या बोले हैं, पर्पस था इसका कि कंस्ट्रक्ट, रिक्रूट एंड फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। तो इसका जो है पर्पस यही था कि ब्रिटिश अंडर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंडर में जितना भी सर्विस है, सिविल सर्विस है, उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे उसको रिक्रूट करना है, उसका कार्य क्या होगा, है ना, फंक्शनिंग जो करेंगे वो क्या होगा। क्योंकि फंक्शनिंग ऐसा हो कि ओवरलैप ना हो, क्योंकि अगर ओवरलैप होता है तो फिर डायरेक्टली क्या होता है, फिर फाइटिंग हो सकता है। फाइटिंग बोलने का मतलब है एक डिस्प्यूट का केस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसी को स्ट्रक्चर करने के लिए रिक्रूट कैसे हो, फंक्शनिंग कैसे हो, इसको जो सिविल सर्विस है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है उसको रिव्यू करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे या फिर रिपोर्ट पब्लिश किए गए थे। वो है हल्दाने कमीशन रिपोर्ट। क्या रिकमेंडेशन दी इन्होंने, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एंड अदर सिविल सर्विस। ये पहले बोले गए हैं कि रीऑर्गेनाइज करो, इंक्रीजिंग करना है इन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन इनटू हायर पोस्ट, है ना, जो हायर पोस्ट है उसमें इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करो, बेटर ट्रेनिंग दो, है ना, सर्विस कंडीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स को उसको भी बढ़ाओ, प्लस सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट देखोगे जो जितना भी सिविल सर्विस बन रहा है, सिविल सर्वेंट बन रहा है, वो पार्ट किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। अब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कोई भी रूल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है कि जुडिशरी को भी ओवरलैप कर लेते हैं, तो यहाँ से फिर एक डिस्प्यूट होता है। तो यहाँ पे क्लियर बोले गए हैं कि सेपरेशन हो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन हो, ये रिकमेंडेशन दिए गए हैं। इम्पैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है, क्या समझ आया। फिर जो लास्ट रिपोर्ट है वो है प्लॉदेन रिपोर्ट। इसमें कौन सा रिपोर्ट है और ये क्या रिकमेंडेशन दिए, ये देखो। पर्पस क्या रहा इसका, टू एग्जामाइन पैटर्न, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया एंड सजेशन वे टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एफिशिएंसी।
तो प्लाउदेन रिपोर्ट जो था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है कि कितना मनी कहाँ जा रहे हैं, कितना मनी फॉरेन एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना मनी स्कीम में एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना जो पैसा हो पूरा डायरेक्टली जो है सब्सिडी के रूप में जा रहा है, और जो पैसा जो मेन बात यही है कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो लीगली हो रहा है कि जस्ट वहाँ पे भी करप्शन हो रहा है। तो इसको एग्जामाइन करने के लिए पूरे को कंट्रोल कैसे हो, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, क्या पैटर्न होना चाहिए, इसको एग्जामाइन करने के प्लाउदेन रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किए गए, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिए कि बेटर बजटिंग प्रैक्टिस विथ एम्फेसिस ऑन परफॉर्मेंस बजटिंग, मतलब जो एरिया ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें ध्यान दो। अब ऐसा नहीं है कि जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, जो बिल्कुल क्या है मिनिमम में है उसको छोड़ ही दो, ऐसा नहीं। यहाँ पे बोले गए हैं लिंकिंग एक्सपेंडिचर विथ रिजल्ट। अब जहाँ पे रिजल्ट ही नहीं आना है, अगर यहाँ पे बैरन ज़मीन है, अब बैरन ज़मीन है, बंजर भूमि है, वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर करोगे, कृषि करोगे तो वहाँ होगा क्या, नहीं होने वाला है ना, सबको पता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसी में एग्रीकल्चर के लिए फंडिंग कर रहे हैं। अगर यहीं पे सोलर सिस्टम लगा दे, सोलर पैनल लगा दे, तो इस ज़मीन का एक अच्छा से अच्छा या फिर इफ़िशिएंसी वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यही बोले हैं कि परफॉर्मेंस बजट होना चाहिए, जहाँ पे जो चीज़ का रिजल्ट आ रहा है, जहाँ रिजल्ट मिल रहा है वहीं पे परफॉर्मेंस करो, वहीं पे फंडिंग करो। ये जो है रिकमेंडेशन दिए। प्लस स्ट्रेंथनिंग करो फाइनेंशियल कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी को। फिर इम्प्रूव द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्क्रूटिनाइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना, कि जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है कितना कहाँ गया है ना, कितना अगर फंडिंग हुआ है तो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, तो उसको स्क्रूटिनाइज करो बहुत डिटेल वे में। प्लस इनकरेजिंग डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर टू लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, क्योंकि अल्टीमेट देखोगे तो जो लोकल गवर्नमेंट है और जनता जो है डायरेक्टली इंटरलिंक है ना। तो अगर लोकल लेवल से अगर ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे, डिसेंट्रलाइज करोगे, तो इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ये सब जो रिकमेंडेशन है वो दिए गए हैं प्लाउदेन रिपोर्ट में। क्लियर है, समझ आ गया। अब इतना रिपोर्ट पढ़ने के बाद अब डायरेक्टली आंसर में आओ, सॉरी मतलब क्वेश्चन में आओ। अब यहाँ पे बोले गए हैं कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रिपोर्ट स्टेट दैट budget is seen not as a simple balancing of tax receipt against expenditure but as a sophisticated procedure in which an instrument of taxation and expenditure are used to influence the course of economy। अब यहीं पे इस रिपोर्ट में हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, प्लाउदेन रिपोर्ट में क्या पढ़े हैं कि बजट जो है बेटर बजट प्रैक्टिस विद एम्फेसिस ऑन परफॉर्मेंस बजट। देखो, और यही तो वहाँ पे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, क्वेश्चन में तो वही पूछा गया है कि बैलेंसिंग बजट ऑफ टैक्स रिसिप्ट अगेन एक्सपेंडिचर जो है सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर इन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एक्सपेंडिचर आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इकोनॉमी। समझ आ गया, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये तो अगर अभी जो इनिशिएटिव चल रहा है ना, जो क्लास रेगुलर हो रहे हैं पॉलिटी का, CAPF डेडिकेट CAPF के लिए, अगर उसको कवर किया हो तो ये बहुत इजी है ना, इजी है, ये बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। सम पार्ट इन जो है सम राइट कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट ओनली। सम राइट कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्स इन फेवर ऑफ सिटीजन ओनली। सम राइट कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड इंडिविजुअल। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो तो जब आंसर को देखोगे, पहला स्टेटमेंट देखो, सम राइट कंटेन इन पार्ट 3। पार्ट 3 में होता क्या है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट का बात किए हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट ओनली, सही बात है। जैसे एक आर्टिकल 50 है, अबॉलिशन का बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ का बात करते हैं, आर्टिकल 14 है। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जिसे अगेंस्ट हम लोग जो है जो स्टेट अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, न कि प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई एंटिटी है उसके अगेंस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला सही है। सेकंड बोला गया है कि सम राइट कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्सेबल इन फेवर ऑफ सिटीजन्स ओनली, ये भी सही है। कौन कौन से आर्टिकल 15 है, 16 है, प्लस 19, 29, 30, ये सब आर्टिकल तो पढ़े हैं जो कि डायरेक्टली सिटीज़न जो है, इंडियन सिटीज़न है, उसके ऊपर ही अप्लाई होता है। क्लियर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। प्लस सम राइट जो है कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड इंडिविजुअल, ये भी सही है।
कुछ यहाँ पे आर्टिकल ऐसे देखोगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी इम्पोज कर सकते हो, अगर वायलेशन करते हो तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओ, इंडिविजुअल अगर वायलेशन करते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। क्लियर? तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है ना, इसमें डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं कहाँ से कहाँ तक आता है। राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये पूरा 6 फंडामेंटल राइट जो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ आर्टिकल। तो एक बार इसको गो थ्रू करोगे, जैसे कि आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ बताया है, 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक्स है, इसको एक बार स्लाइड को गो थ्रू करना। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या सजेशन दिए हैं ये यहाँ पे कवर करना है। कोठारी कमीशन हो गया, सतीश चंद्र कमेटी हो गया, है ना, पीसी होटा कमेटी, वाई के अलाग कमेटी। देखो कंसीडर करो क्या ऑप्शन यहाँ पे आएगा। वीडियो को पॉज कर लो। चलो देखो फिर ऑप्शन को। पहला कोठारी कमीशन है, तो कोठारी कमीशन ने क्या बोले गए थे? उन्होंने बोले थे कि सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन को क्या करो, जो सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पे रिटर्न के साथ इंटरव्यू हो, ये सजेशन दिए गए थे। कौन सा कमीशन है? कोठारी कमीशन है। मतलब ए का डायरेक्टली यहाँ पे 4 आएगा, तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? फिर जो सतीश चंद्र कमेटी, इन्होंने बोले थे कि इंक्लूजन हो ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। जैसे कि सिविल सर्विस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, तो उसमें से मेडिकल और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को भी ऑप्शनल में इंक्लूड करो, ये बोले गए थे सतीश चंद्र कमेटी। मतलब बी का 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यहाँ पे क्लियरली राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पे रॉन्ग है। समझ आया? अब एक काम करते हैं, आंसर तक तो पहुँच गए, लेकिन इस कमेटी को एक बार पढ़ लो, है ना। बेसिक्स पढ़ लेते हैं। बेसिक्स पढ़ो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो तो एक बार ये पूरा बेसिक्स कवर कर लो। ऑटोमेटिकली फिर से दोबारा जब इस क्वेश्चन में आएंगे तो देखना ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेशर्त यही है कि ठीक से स्लाइड को पढ़ो। अगर पहले से पढ़े हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो और बढ़िया बात है। कोठारी कमीशन जो है ऑफिशियल नेम यही है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो 1964-66 में लाए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की, इसका चेयरमैन यही है, DS कोठारी जो है चेयरमैन है। इसको 1964 में फॉर्म किए गए थे और रिपोर्ट को सबमिट किए गए हैं 2 साल बाद, जो 1966 में। टोटल मेंबर यहाँ पर 17 थे, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एक्सपर्ट, जैसे कि यूनेस्को का हो गया, है ना, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट होते हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पे इंक्लूड थे। इसका जो मेन पर्पस यही था, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, ये इसका मेन पर्पस था। लेकिन इन्होंने सिविल सर्विस में भी यहाँ पे इंक्लूड किए, क्योंकि वो भी एजुकेशन का एक पार्ट ही है। मेन एम जो था इसका कि अ कॉमन नेशनल एजुकेशन सिस्टम टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि NCERT हो गया, पूरा होल इंडिया में चलते हैं, ICSE पूरा होल इंडिया में चल रहा है। तो मेन एम मतलब क्या हो गया कि इक्वली प्रमोट कर सकूं इस चीज़ को। तो एक कोठारी कमीशन फॉर्म किए गए थे, जिसका मेन रिकमेंडेशन, जो मेजर रिकमेंडेशन क्या रहा, 10+2+3 जो अभी चल रहे हैं, है ना। अभी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ से स्टार्ट किए कि अब सिस्टम होगा 10 होगा +2+3, 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाए गए, है ना। कॉमन इसको सिस्टम होगा। फिर फोकस ऑन साइंस, मैथमेटिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस, वोकेशनल एजुकेशन देख सकते हो। इम्फेसिस ऑन मोरल, सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू, जो नेशनल वैल्यू हैं। 6% ऑफ GDP टू बी स्पेंड इन एजुकेशन, ये बोले गए हैं रिकमेंडेशन में। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर स्टेटस एंड ट्रेनिंग, प्लस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, ये सब पूरा रिकमेंडेशन दिए गए थे कोठारी कमीशन के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सतीश चंद्र कमेटी, कमेटी का नाम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए गए थे और 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चेयरमैन जो है सतीश चंद्र हैं, जो फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं UPSC का। इसका जो पर्पस था वही है कि टू रिव्यू एंड रिकमेंडेशन रिफॉर्म इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय UPSC। जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो उसको रिव्यू करना और उसके रेस्पेक्ट से रिकमेंडेशन देना। अगर कोई वीक पॉइंट है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हो, रिकमेंडेशन देखिए। फोकस एरिया वही था कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी अच्छे से अच्छा हो, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, मॉडर्नाइजेशन हो, इस जो है इसका फोकस एरिया रहा है। तो पर्पस और फोकस एरिया जस्ट याद रखोगे तब भी यहाँ पे काम बन जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं पूछेगा कि मेन फोकस एरिया क्या है या फिर मेन पर्पस क्या है, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है,
चलो, तो इसका रिकमेंडेशन क्या क्या दिए गए हैं कि रिवॉम्प ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन, सजेशन इंट्रोडक्शन ऑफ एप्टीट्यूड पेपर बेस्ड, जैसे कि अभी सी सेट चल रहा है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी सेट का इंट्रोड्यूस किए गए थे 2011 में। मेंस एग्ज़ाम रिफॉर्म होना चाहिए जनरल स्टडीज़ में विथ एनालिटिकल एबिलिटी के साथ, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसमें डिपेंडेंसी ना हो, उसको कम करना है। इंटरव्यू प्रोसेस जो है मोर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव पर्सनल टेस्ट होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में इन्होंने बोले हैं। तो जो सतीश चंद्र कमेटी है ये मेजरली यूपीएससी में ही डेडिकेट होकर यहाँ पे रिफॉर्म का बात किए हैं सतीश चंद्र कमेटी ने, ठीक है। प्लस पीसी होटा कमेटी, जो कि पीसी होटा इसका चेयरमैन रहे हैं, 2004 में इसको अपॉइंट किया गया है, जिसका पर्पस था कि रिफॉर्म करना सिविल सर्विस में, टू रिकमेंडेड रिफॉर्म इन सिविल सर्विस टू इम्प्रूव इफिशियंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये इसका पर्पस रहा है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन क्या क्या दिए, मेजर रिकमेंडेशन जो कि लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज, मतलब कोई भी अगर एग्ज़ाम न दिया हो या फिर वो सीनियर सिटीज़न है जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है अच्छा खासा नॉलेज हो, है ना, सोशल लाइफ के बारे में नॉलेज हो, तो डायरेक्टली वो बिना एग्ज़ाम दिए सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। इसको हम लोग लेटरल एंट्री बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में भी रहा है। आल्सो डोमेन एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल फ्रॉम आउटसाइड, देखो ब्यूरोक्रेसी कैन इंडक्ट एट सीनियर लेवल, और डायरेक्टली सीनियर लेवल में जाएंगे। पहले क्या होता है एसडीएम बनते हैं, है ना, फिर एसडीओ बनते हैं, तो ये डायरेक्टली सीनियर लेवल में जाएंगे, ठीक है। फिर जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन ये बोले गए मेजर रिकमेंडेशन में, मेरिट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, जस्ट सीनियरिटी के बेस में प्रमोशन दे रहे हो ऐसा ना हो, ठीक है। प्लस फिक्सिंग टेनर ऑफ ब्यूरोक्रेट, जैसे कि इंश्योर अ मिनिमम फिक्स टेनर 2 ईयर फॉर ऑफिसर टू प्रिवेंट फ्रिक्वेंट ट्रांसफर एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि पॉलिटिकल के दबाव में या फिर कोई एमएलए या फिर नेता ऐसे होते हैं कि अगर उसके फेवर में ना हो तो डायरेक्टली क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मिनिमम एज 2 साल के रखो कि 2 साल तक तो ट्रांसफ़र होना ही नहीं है, ऐसे बोले गए यहाँ पे। फिर कोर ऑफ इथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट, जो भी इथिक्स से रिलेटेड कोड हैं, कंडक्ट हैं, चाहे सिंपैथी एम्पैथी जितना भी है ना इथिक्स में पढ़ते हैं, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ रिकमेंडेशन किए गए थे पीसी होता कमेटी ने, क्लियर। फिर जो लास्ट कमेटी है वो है वाई के अलाग कमेटी, जो कि योगिंदर के अलाग जो इसका चेयरमैन रहे हैं और 2001 में इसको अपॉइंट किए गए हैं। इसका जो फोकस एरिया था, इसका पर्पस था रिफॉर्मिंग रिक्रूटमेंट एंड कैरियर प्रोग्रेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड अदर ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आईपीएस हो गया है ना, आईएफएस हो गया, उसके रिलेटेड। तो इससे ये जो वाई के अलाग कमेटी ये भी यूपीएससी में ही सीमित रहे हैं, है ना, रिक्रूट कैसे हो, करियर में प्रोग्रेशन कैसे हो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप ए पोस्ट में। तो रिकमेंडेशन भी दिए गए हैं कि क्रिएशन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस, ये क्या होता है, प्रपोज्ड फॉर्मेशन ऑफ एन इलाइट लीडरशिप कैडर, है ना, इलाइट लीडरशिप कैडर फ्रॉम अमॉन्ग एक्सपीरियंस आईएएस ऑफिसर फॉर टॉप पॉलिसी मेकिंग रोल। तो इन्होंने बोला है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस यहाँ पे फ्रेम करो, जहाँ पे जो इलाइट पीपल हैं, इलाइट मतलब इलाइट लीडरशिप बोलने का मतलब जो सीनियरिटी में है, जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, क्योंकि उसको नॉलेज है, हर रेस्पेक्ट में नॉलेज है, प्लस इसने इतने साल तक जो है सर्विस कर चुके हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन हो ये बोले गए हैं। फिर स्पेशलाइज्ड विद इन सर्विसेज, कोई डोमेन में स्पेशलाइज हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ डोमेन हो गया, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, यहाँ पे स्पेशलाइज हो सकते हैं सर्विस में, ठीक है। प्लस रिफॉर्मिंग मिडिल कैरियर ट्रेनिंग, तो ये सब चीज़ जो है रिकमेंडेशन दिए गए थे, क्लियर। अब इतना रिकमेंडेशन पूरे कमेटी को पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शन को देखो और सॉल्व करो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ऑप्शन। देखो कोठारी कमीशन का 4 है, सिविल सर्विस मेंस एंड इंटरव्यू पढ़े हो, ठीक है। जो सतीश चंद्र कमेटी हैं उन्होंने क्या बोला है, इंक्लूजन ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि सतीश चंद्र कमेटी स्पेशली जो है यूपीएससी को रिफॉर्म करने के लिए, रिव्यू करने के लिए बनाए गए थे। पीसी होटा कमेटी हैं जिन्होंने बोला है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस आफ्टर क्लास 12 ये बोले हैं। प्लस जो वाई के अलाग कमेटी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव मैथोलॉजी फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट, इसका बात किए हैं, क्लियर है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये देखो हम 93, अंडर विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल, जो शेड्यूल ट्राइब है इन एवरी म्यूनिसिपलिटी,
क्योंकि 243 जो आर्टिकल है पूरा म्यूनिसिपैलिटी का ही बात करते हैं, ठीक है, जो अर्बन बॉडी है उसका बात करते हैं, लोकल गवर्नेंस का। तो इसमें से कौन से यहाँ पे रिजर्वेशन का बात किए गए हैं, वो ऑप्शन सी होता है। 243 आर्टिकल है ना, 243 आर्टिकल जो टी है ये बात करते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी में। क्लियर है, तो बाकी को भी कवर कर लेते हैं कि 243 आर आर्टिकल कौन सा है, क्या है। तो देखो 243 आर को अगर देखोगे तो यहाँ पे बोले गए हैं कि म्यूनिसिपैलिटी का कंपोजिशन कैसे होना चाहिए, जिससे कि पार्ट इसमें 9th ए में रखे गए हैं म्यूनिसिपैलिटी का, ठीक है, कंपोजिशन कैसे हो म्यूनिसिपैलिटी का, इसमें 243 आर्टिकल आर जो है इसमें बात करते हैं। और इसको पूरे को इंट्रोड्यूस किए हैं 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 जो कि 1993 में आया है। और ये पूरा बात करते हैं किसको, अर्बन लोकल बॉडीज़ का, जो म्यूनिसिपैलिटी है। और पंचायती राज जो है, पंचायत लेवल कहाँ पे होते हैं, रूरल बॉडी में होते हैं। फिर जो 243 आर्टिकल है ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी, है ना, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। क्लियर है ये चीज़ 243 और ये जितना भी यहाँ पे बात करेंगे जो म्यूनिसिपैलिटी का है ये पूरा 74 अमेंडमेंट में ही आए हुए हैं। क्लियर है, प्लस 243 जो टी है ये रिजर्वेशन का बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी में। और जो 243 ए है ये बात करते हैं कि इलेक्शन कैसा हो म्यूनिसिपैलिटी में, ठीक है, किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, ये सब चीज़ का बात करते हैं 243 ए। क्लियर, अब देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में रिजर्वेशन का बात किया हुआ है, तो रिजर्वेशन किस में होता है, 243 टी में होता है। बताओ समझ आ गया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एबॉलिशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वाज रिकमेंडेड बाय सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में सोचो। तो ऑप्शन को देखोगे जिसमें से पहला ऑप्शन बोले गए हैं कि जो अबॉलिशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है इसे सेकंड एआरसी कमीशन है उसमें रिकमेंडेशन दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड एआरसी जो कमीशन है, रिपोर्ट जो कमीशन है, रिफॉर्म कमीशन है, यहाँ पे क्लियरली जो है अबॉलिशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को रिकमेंडेशन किए हैं, रिकमेंड किए हैं, ठीक है। प्लस जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड 2005, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को 2005 में इनेक्ट किए गए हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बोथ 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। क्लियर, तो एक चीज़ ये समझो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो पर्पस है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है अपने पास, आरटीआई का है, जहाँ पे हम लोग आरटीआई मांग सकते हैं, कोई डाटा गवर्नमेंट का है उसको हम लोग मांग सकते हैं एज अ इन्फॉर्मेशन, एज अ आरटीआई। अगर हम लोग डाटा मांग रहे हैं इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को वो ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा, अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे, क्योंकि डाटा को शेयर कर रहे हैं तो लोग समझ जाएंगे कि हम लोग जितना भी अगर कुछ गड़बड़ हो रहे हैं तो जनता डायरेक्टली उसको समझ जाएंगे, तो उसको ट्रांसपेरेंसी बना लेंगे, अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे गवर्नमेंट को। तो इसीलिए जो है एवरी पब्लिक अथॉरिटी में इसको प्रमोट करना एक पर्पस है। एम्पावर सिटीजन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज़, हेल्प कॉम्बेट करप्शन इन इम्प्रूव गवर्नेंस, क्योंकि पब्लिक के पास पूरा डाटा है, हर एक चीज़ के बारे में पता है, अगर करप्शन भी होते हैं तो पब्लिक को पता चल जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉम्बेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो की टर्म्स यहाँ पे अगर देखोगे एप्लीकेबिलिटी का, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया सीकिंग इन्फॉर्मेशन, कोई सिटीज़न है ना इंडिया का, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, गवर्नमेंट डाटा हो गया, ये हर चीज़ को यहाँ पे मांग सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, रिकॉर्ड हो सकते हैं, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीज, इन सब चीज़ से डाटा मांग सकते हैं। प्लस पब्लिक अथॉरिटी अगर देखोगे, एनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और गवर्नमेंट फंडिंग, ये सब चीज़ क्या हैं जो है इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पे कंपलसरी है। अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या फिर वहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग हो रहे हैं, वो चीज़ प्राइवेट एंटिटी है लेकिन फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, तो वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं पब्लिक। क्लियर, राइट टू इन्फॉर्मेशन समझ आ गया। नेक्स्ट, 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड फिस्कल इफर्ट एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अनलाइक द 14th फाइनेंस कमीशन। बोथ द 14 and 15 फाइनेंस कमीशन यूज्ड
प्री 2011 डेमोग्राफिक विजिबल एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। क्या है इसमें ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। इसमें जो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है फिजिकल यूज्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ये सही है। और ये लोग जो डाटा यूज़ करते हैं वो है 2001 के पहले का। देखो यहाँ पे समझो, जो 14 जो फाइनेंस कमीशन है जो कि इस्टाब्लिश किए गए हैं आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टेनर जो है 2015 से मार्च 2020 तक इसका रहा है, 14 का। अभी तो 15 फाइनेंस कमीशन का चल रहा है, जो कि चेयरमैन रह चुके हैं, जो कि YV रेड्डी हैं, ठीक है। इसका जो डिवोल्यूशन है दो रेस्पेक्ट में चला है, वो है वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। शेयर ऑफ स्टेट इन डिविजिबल पुअर इंक्रीज फ्रॉम 32 to 40%, 42%। फिर एक रहा है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग स्टेट बेस्ड ऑन, चाहे 50% वेट ऑन पॉपुलेशन। 2011 जो सेंसस हुआ है इसको यहाँ पे क्या किए गए हैं, बेस माने गए हैं, रिप्लेस किए गए हैं 1971 सेंसस को, क्योंकि पहले इसी को यूज़ करते थे। प्लस यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, इसको पढ़ोगे। फिर जो 15 फाइनेंस कमीशन है इसका सेटअप जस्ट एक स्टैटिक पोर्शन है कवर करना, जैसे कि NK सिंह इसका भी चेयरमैन है। 2017 से 2022 तक जो है इसका टेनर रहने वाला था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिए गए हैं, ठीक है। इसका जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है इसमें बोले गए हैं कि स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स से फिक्स किए गए हैं 41%। प्रीवियसली कितना था, 42%। मतलब जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसने बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को शेयर देंगे वो 42% देंगे, लेकिन अभी कितना कर दिए गए हैं, 41% किए हैं। प्लस यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग स्टेट बेस्ड ऑन, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं उसको वर्टिकल डिवोल्यूशन बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब पार्ट वाइज डिवोल्यूट करते हैं, है ना। जिसके फॉरेस्ट कवर में जाएगा, एरिया के बेस में जाने वाले हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसा रहे उसके बेस में डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, समझ आया? तो जस्ट फैक्ट है, इसको याद रखोगे। अब जब क्वेश्चन को देखोगे फिर से, अब समझ आ गया कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है ना। क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, इसको दोनों को लिंक करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे सीधा सा इसी जो क्वेश्चन अभी पढ़े हैं हम लोग, है ना, इससे प्रीवियसली वहीं से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज वेटेज असाइन टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इन द डिवोल्यूशन फार्मूला गिवन बाय 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फॉर शेयरिंग ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू विद द स्टेट। कितना %? तो ये है 10%। 10% का डिवोल्यूशन दिए गए हैं यहाँ पे, और देखने को मिलता है किसके रेस्पेक्ट में, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के रेस्पेक्ट में 15 फाइनेंस कमीशन। देखो तो यहाँ पे है क्या, 15 फाइनेंस कमीशन जो है 10% जो है क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, टैक्स को इफर्ट किए गए हैं या फिर टैक्स दिए गए हैं, यूनियन टैक्स। क्लियर है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखो 123, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू अनूप बर्नवाल यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केसेस आर करेक्ट। क्योंकि ये रिसेंटली केस रहा है, और यहाँ से जो है इलेक्शन कमीशन का कैसे अपॉइंट होना है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करोगे, यहीं से निकल के आया है, इसी केस से। तो पहला स्टेटमेंट है कि द केस वाज हियर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सेकंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द जज द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी सेम एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताओ तो एक बार वीडियो पॉज करके अपने लेवल में। तो इस केस में बोले गए हैं कि पहला स्टेटमेंट द केस वाज हियर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये बिल्कुल सही है। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कि सेट ऑफ 5 जज या फिर उससे ज़्यादा। अगर 5 जज या इससे ज़्यादा अगर कोई भी केस को हियरिंग कर रहे हैं, है ना, उसका सुनवाई कर रहे हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जज बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी सेम एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कमीशन, ये बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस का बोलेगा यहाँ पे, तो ये गलत है। यहाँ पे रिमूवल का बात नहीं हुआ है, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कैसे करना है इसका बात किए गए हैं। ठीक है, जो कि XV जो है पार्ट को यहाँ पे डील किए गए हैं। बेंच देख लो यहाँ पे कौन कौन जस्टिस रहे हैं उसका यहाँ पे लिखा हुआ है।
और यहाँ पे जो प्रोविज़न इन्वॉल्व हैं ये आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का बात करते हैं, है ना, फ्रीडम ऑफ लाइफ है, 21 आर्टिकल है, इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इसका बात करते हैं 324, 326 बात करते हैं कैसे इसको इलेक्ट करने हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को। क्लियर। तो 3 चीज़ यहाँ पे डिस्कस होके फाइनली कंक्लूजन में आए हैं इस केस में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करेंगे तो उसका जो कमेटी फॉर्म होगा उसमें 3 लोग रहेंगे, 3 लोगों का कमेटी होगा, प्राइम मिनिस्टर का, लीडर ऑफ अपोजिशन का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये 3 लोगों का कमेटी होगा और यही लोग डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है किसको अपॉइंटमेंट करना है। क्लियर है क्या? यही जो है जजमेंट जो रिलेट करता है वो है अनूप बर्नवाल केस से जो 2023 का केस रहा है। क्लियर, इतना समझ आ गया? तो इस तरीके से जो है 2024 में जितना क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व किए हैं। क्लियर, ऑप्शन को भी सॉल्व किए हैं, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों गलत है, हर एक रेस्पेक्ट से। कोई भी डाउट हो व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम चैनल भी है, पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।